गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज पढ़ाने चल रहा हूँ चैप्टर सिंथेसिस, और इसके टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो देखिए, वैसे तो ये टॉपिक क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन गेस्ट पेपर से एग्जाम टाइम से जो इसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। एग्जाम टाइम में जितने भी सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बताए जाएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक पे चर्चा किए दे रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्लस एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो समझ पा रहे होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज के संयोग से बनता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉजेस दो प्रकार की होती है, एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। और उससे पहले हम ये बता दें कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, जो अपने अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्त कर देता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज भी ऐसा क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को पूरा व्यक्त कर देता है, लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पूरी तरीके से अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को व्यक्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह भी अपने अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्त कर देता है, लेकिन ये किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। बात समझिएगा। तो मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज के संयोग से बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन जो होता है वही कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जो कंजक्शन होते हैं ये दो वाक्यों के बीच में योगात्मक दशा प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्य दूसरे कार्य का योग होता है। तो ऐसे कंजक्शन का यूज तब किया जाता है जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का योग होता है, अर्थात एक कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य जो हो रहा है दूसरे सेंटेंस में वो उसका योग होता है। और ऐसे में क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो मुख्य रूप से होते हैं वो मैं लिखे दे रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पहले तो इसका हिंदी मीनिंग जान लें। योग प्रकट करने वाले, ठीक है।
योग प्रकट करने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक होता है एंड मीन्स होता है और, ठीक है। दूसरा होता है बोथ एंड और दोनों। तीसरा होता है एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। और चौथा होता है नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब हुआ न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। तो देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा रहे हैं। एक सिंपल सेंटेंस दिया है कि आई इनवाइटेड हर। दूसरा है सी केम। अब यहां पे देखिए आई इनवाइटेड हर, सी केम, मैंने उसे आमंत्रित किया, सी केम, वह आई। तो यहां पे देखिए दो सेंटेंसेस के बीच में ऐसा लग रहा है कि योगात्मक दशा प्रकट हो रही है, ऐसा लग रहा है योग हो रहा है। मैंने उसे आमंत्रित किया और वह आई, तो इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस को एंड कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। तो देखिए कंपाउंड ऐसे बना देंगे कि आई इनवाइटेड हर एंड आई इनवाइटेड हर एंड सी केम, और वह आई, मैंने उसे आमंत्रित किया और वह आई। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी में। रोहन bought an English book. दूसरा है सोहन bought an English book. तो देखिए यहां पे रोहन बॉट एन इंग्लिश बुक, रोहन ने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। दूसरा है सोहन बॉट एन इंग्लिश बुक, सोहन ने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेंटेंसेस का जो कार्य है वो एक दूसरे से योग दर्शा रहा है। रोहन ने एक किताब खरीदी और सोहन ने एक किताब खरीदी। अभी देखिए क्युमुलेटिव कंजक्शन एक बताया था मैंने, क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताया था एज वेल एज। रोहन ने साथ ही साथ सोहन ने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। तो कंपाउंड बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, रोहन एज वेल एज सोहन। bought an English book। यहां पर देखिए एज वेल एज, देखिए सिंटैक्स का एक रूल होता है करेक्शन का एक रूल होता है कि जब दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो कर्ता, जैसे ये करता है और ये करता है, रोहन और सोहन, जब दो कर्ता, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ सेकंड फॉर्म ही आता है।
चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ सेकेंड फॉर्म ही आता है। इसीलिए यहाँ पर रोहन और मोहन को जब एज वेल एज से जोड़ा गया है तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि पहले कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाए। तो यहाँ पर जो बॉट है सेकेंड फॉर्म, वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों सब्जेक्ट, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, इसीलिए ये लिख दिया गया है। देखिए आगे, ये हो गया क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब अगला हम आपको बताने चल रहे हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले आप सीखेंगे अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो देखिए, दूसरा है आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इनको अगर हिंदी में देखा जाए तो कहा जाता है विकल्प प्रकट करने वाले। तो ये जो अल्टरनेटिव, अल्टर मीन्स होता ही क्या है, अल्टरनेटिव मीन्स होता ही क्या है, विकल्प। तो ये जो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ये विकल्प देते हैं, या तो ये करो या तो वो करो। ये विकल्प प्रकट करते हैं, ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल से पहले ये देख लीजिए कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आर, इसको बोलते हैं अथवा या, ठीक है। उसके बाद अगला है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। एक और है आइदर आर, इसका हिंदी अर्थ होता है या तो या। दूसरा है नाइदर नार, इसका हिंदी अर्थ होता है ना तो ना। तो यहां पर देखिए, पहला है आर मीन्स होता है अथवा या। दूसरा होता है अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। आइदर आर या तो या, और नाइदर नार ना तो ना। तो आइदर आर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और नाइदर नार का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये दिया है आर और अदरवाइज। जैसे दिया है वॉक स्लोली, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, वॉक स्लोली। यू विल फॉल डाउन। तो वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगे। तो यहां पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि धीरे धीरे चलो, अन्यथा क्या होगे, अन्यथा नीचे गिर जाओगे। तो ऑप्शन दे रहा है या तो धीरे धीरे चलो या तो गिर जाओगे। तो यहां पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि धीरे धीरे चलो अथवा या अन्यथा गिर जाओगे। तो यहां पे कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके यहां पे दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है। वॉक स्लोली, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल डाउन। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। तो जो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इनके मुख्य जो कंजक्शन है वो आर है, अदरवाइज है, आइदर आर है, नाइदर नार है। एक चीज मैंने बताई यहाँ पे कि आइदर आर और जो नाइदर नार, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आइदर आर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और नाइदर नार निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन,
सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विरोध को प्रकट करने वाले कंजक्शंस होते हैं, विरोध को प्रकट करने वाले। इसमें विरोधात्मक दशा पाई जाती है, विरोध को प्रकट करने वाले ये कंजक्शन जो होते हैं ये विरोध को प्रकट करने वाले कंजक्शंस होते हैं। इसमें कौन से मेनली कंजक्शंस आते हैं वो देख लीजिए। यहां पे जैसे आपका एट है, एट, एट मीन्स फिर भी। जैसे आपका स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी। एक और है बट, बट मीन्स लेकिन। और एक और है वो आपका है स्टिल, स्टिल, और ये हो जाएगा वाइल, वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि। तो ये जो कंजक्शंस होते हैं ये विरोध को प्रकट करते हैं। यहां पे देखिए एट मीन्स फिर भी, और स्टिल मीन्स फिर भी, बट मीन्स लेकिन, बल्कि, बल्कि भी होता है, बल्कि, किंतु भी होता है, किंतु। तो बट मीन्स लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, कई इसके मीनिंग होते हैं। वाइल मीन्स होता है जबकि। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल की सहायता से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है रवि इज ऑनेस्ट, रवि इज ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही इज, रवि इज ऑनेस्ट, रवि इज ऑनेस्ट, यहां पे रिच कर लीजिए, रवि इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। देखिए यहां पे रवि इज रिच, रवि गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। रवि गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पे पहले लिखेंगे रवि इज रिच, और उसके बाद एट लगा लेंगे, एट मीन्स फिर भी। रवि इज रिच, रवि गरीब है फिर भी क्या है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट। अब एक बार नाउन आ चुका है तो दूसरी बार प्रोनाउन ही आएगा, तो ही इज ऑनेस्ट। इस तरीके से इसको कंबाइन कर लेंगे। दूसरा जैसे दिया है इसी में कि राम डिड नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। दूसरा है ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड। अब यहाँ पे देखिए राम डिड नॉट वर्क हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। तो इसको जब कंपाउंड बनाएंगे तो इसका अर्थ देखिए निकल रहा है, राम ने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वह सफल हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाला सेंटेंस, राम, ये यहां पे नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लीजिए कंपाउंड इसका, राम डिड नॉट वर्क हार्ड, और यट या स्टिल, फिर भी ही सक्सीडेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हो कि गर्ल्स प्लेड फुटबॉल, और दूसरा सेंटेंस दिया है बॉयज प्लेड क्रिकेट, लड़कियों ने फुटबॉल खेला और लड़कों ने क्रिकेट खेला। तो उसको कैसे बनाएंगे, गर्ल्स प्लेड फुटबॉल वाइल, जबकि लड़कों ने क्रिकेट खेला, वाइल द बॉयज प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से वाइल से इसको जोड़ देंगे।
तो सारे एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और उस सेंस के हिसाब से कंजक्शन को जोड़ देना है। अब लास्ट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बचता है वो आपका है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कायदे से आपको सीखना है। देखिए, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये जो कंजक्शंस होते हैं इनमें रीजन रिजल्ट, कारण व परिणाम, ये जो इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं इनमें क्या होता है कि कारण प्रकट होता है, कारण शो होता है, कोई रीजन दिखाई देता है या फिर कोई रिजल्ट दिखाई देता है, परिणाम शो होता है। तो ऐसे में कंजक्शन ये जो होते हैं मेनली वो होता है सो मीन्स होता है इसलिए, और दूसरा होता है देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, और जो आपका बचा फॉर मीन्स वैसे तो के लिए होता है, लेकिन जब एक कंजक्शन बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये और इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जब ये फॉर कंजक्शन बनता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। तो जैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के रूप में एक दिया है कि इट इज रेनिंग। दूसरा दिया है we shall not go to school। तो देखिए इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, we shall not go to school, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। तो यहां पर देखिए हम विद्यालय नहीं जाएंगे, इसका रीजन क्या है? बारिश का होना ये रीजन है, और बारिश के होने की वजह से रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे। तो इसमें रीजन का बोध हो रहा है। तो मैंने बताया कि इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में रीजन और रिजल्ट का सेंस होता है, उसमें वही भाव होता है रीजन और रिजल्ट का। तो ऐसे में हम कंजक्शन लगाते हैं सो, देयरफॉर या फिर फॉर। तो अगर हम इसको पहले लिखते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम सो से जोड़ेंगे या देयरफॉर से जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को पहले लिख दें, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो हम फॉर से जोड़ेंगे उसको, क्योंकि इसमें अर्थ निकल रहा है क्योंकि। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड लिख देंगे यहां पे। उसके बाद लिखेंगे इट इज रेनिंग फॉर इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सो इसलिए वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। अगर इस सेंटेंस को बाद में लिखना चाहो तो इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हो, बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख सकते हो, पहले वाले सेंटेंस को बाद में लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर लगाएंगे, फॉर इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आई एम सिनर, मैं पापी हूं। दूसरा, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं पापी हूं, ठीक है, मैं शांति में नहीं मर सकता। ठीक है, तो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता, मैं पापी हूं इसलिए शांति में नहीं मर सकता। तो इसलिए के लिए आप चाहे सो लगा लीजिए
चाहे देयरफॉर लगा लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहला सेंटेंस पहले लिखें, आई एम सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, और अगर आप दूसरा वाला सेंटेंस पहले लिखें, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता क्योंकि, सो क्योंकि आप क्या जोड़ेंगे क्योंकि के लिए, फॉर, क्योंकि मैं पापी हूं, फॉर आई एम सिनर, तो आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर लगा के कंजक्शन आई एम सिनर, ये बाद में लिख देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि रीजन वाला सेंटेंस आप पहले लिख रहे हो कि बाद में लिख रहे हो। लेकिन मैं शांति में नहीं मर सकता, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं पापी हूं। अगर रीजन वाला सेंटेंस आप पहले लिखेंगे तो आपको सेंटेंस को सो या देयरफॉर से जोड़ना पड़ेगा। अगर रीजन वाला सेंटेंस बाद में लिख रहे हैं तो फिर आप फॉर से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2015 से 2020 तक पूछे गए सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस मैं सही से समझा दे रहा हूँ और इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है परचेज द बुक, किताब परचेज कीजिए, खरीदिए, डू नॉट डिले, देर मत कीजिए, किताब खरीदिए बल्कि देर मत कीजिए, ठीक है, किताब खरीदिए। इसमें देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज किया जाएगा, एट, बट, स्टिल और वाइल कंजक्शन बताया था, वही कंजक्शन उसी कंजक्शन में से यूज करना है। परचेज द बुक, किताब खरीदिए बल्कि देर मत कीजिए, तो यह इसका अर्थ हो जाएगा परचेज द बुक, और यहां पे लिख देंगे बट से जोड़ देंगे इसको, बट डू नॉट डिले, थोड़ा स्पेस कम है, समझने का प्रयास कीजिएगा, डू नॉट डिले। तो ये सेंटेंस यहां से इतना ऐड कर देंगे, तो बट कंजक्शन से, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। ये बट जो आपका है ये विरोध प्रकट करने वाला कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा आगे, ही इज रिच, वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह साधारण जीवन जीता है। वह अमीर है फिर भी वह क्या करता है, साधारण जीवन जीता है। वह अमीर है फिर भी साधारण जीवन जीता है, अर्थात इसमें विरोधाभास है, विरोध प्रकट हो रहा है, तो इसमें स्टिल या एट कंजक्शन का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ही इज रिच, उसके बाद येट, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, देखिएगा लीड्स ए सिंपल लाइफ, थोड़ा स्पेस कम है, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं लाइन भी खींच रहा हूं लगातार, ठीक है। उसके बाद द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, उसके पहले दिया है द रेंट इज हाई, किराया उच्च है, ठीक है, घर का जो किराया है वो उच्च है। द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, इसका मतलब हुआ कि घर संतोषजनक है, किराया तो उच्च है लेकिन घर क्या है, संतोषजनक है। तो यहाँ पे लेकिन, किराया उच्च है लेकिन घर संतोषजनक है, तो यहाँ पे बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उससे जोड़ा जाएगा ये सेंटेंस, द रेंट इज हाई, उसके बाद बट द हाउस स्पेस कम है, समझने का प्रयास कीजिएगा, द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद अगला दिया है द बॉय वॉज पनिश्ड, लड़के को दंडित किया गया, और उसके बाद है द बॉय वॉज फाइन्ड, लड़के को जुर्माना भी लगाया गया। तो न केवल लड़के को दंडित किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया, ऐसे बना सकते हैं, ये फिर ऐसे बना सकते हैं कि लड़के को दंडित करने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया। तो एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल में एज वेल एज की सहायता से सेंटेंस बताया था, इसलिए मैं अब ये सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो की सहायता से मैं जोड़ के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए द बॉय, उसके बाद नॉट ओनली एक जगह पे रहेगा, नॉट ओनली द बॉय वाज, वर्ब लगा लीजिए वाज, उसके बाद नॉट ओनली पनिश्ड,
ये यहां तक आ जाएगा। फिर उसके बाद बट आल्सो फाइंड, बट आल्सो फाइंड। तो ये सेंटेंस हो गया था बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, या बट फाइंड आल्सो, आल्सो बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए ही इज डल पीपल, वह क्या है, डल पीपल है। पीपल मीन्स होता है शिष्य, तो डल मीन्स होता है सुस्त, जो कार्य सही से ना करता हो, जो चुस्त ना हो, फुर्त ना हो, उसे कहते हैं डल। आलसी कहते हैं, आलसी कह लीजिए या सुस्त कह लीजिए। तो वह सुस्त या फिर आलसी शिष्य है या सुस्त शिष्य है। और उसके बाद कह रहा है कि ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। वह आलसी शिष्य है लेकिन वह क्या है, नियमित है। फिर भी वह नियमित है, फिर भी इसे जोड़ सकते हैं इस सेंटेंस को, एट से जोड़ दीजिए, स्टिल से जोड़ दीजिए। ही इज डल प्यूपिल, ठीक है, ही इज डल प्यूपिल। उसके बाद एट ही इज वेरी रेगुलर, ही इज वेरी रेगुलर। उसके बाद देखिए दैट एनिमल में बी फिश, यह जानवर मछली हो सकता है। और इट में बी सर्पेंट, यह सांप हो सकता है। और उसके बाद है इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह उनमें से एक हो सकता है, उनमें से एक हो सकता है। तो मैंने अभी आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन बताया था, उसमें बताया था मैंने कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो आइदर आर का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए तीनों की तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो आइदर आर का यूज कर सकते हैं। यह जो जानवर है, यह जानवर या तो मछली हो सकता है या तो सांप हो सकता है। तो जो तीसरा सेंटेंस लिखा है इट मस्ट बी वन ऑफ देम, तो इस सेंटेंस को उसमें नहीं लिखा जाएगा, केवल आप लिखेंगे दैट एनिमल मे बी आइदर फिश और सर्पेंट। तो इस तरीके से लिखेंगे दैट एनिमल मे बी आइदर फिश और सर्पेंट। बार बार में बी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार में बी वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है। दैट एनिमल में बी आइदर फिश और सर्पेंट, यह जो जानवर है वह मछली या तो मछली या सांप हो सकता है, ठीक है। वाइज मैन लव ट्रुथ, बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो सच को क्या करते हैं, स्नेह प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सच को प्रेम करते हैं। और फूल्स सनिट, जबकि मूर्ख इससे जलते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम करते हैं किससे, सच से, जबकि मूर्ख क्या करते हैं, इससे जलते हैं। तो जबकि के लिए वाइल कंजक्शन आता है, वो आप कंजक्शन इसमें यूज करेंगे। तो वाइज मैन लव ट्रुथ, while fools यहां पे दिख रहा होगा fools सनिट, ठीक है। यहां पे ना दिख रहा हो तो नीचे लिखे दे रहे हैं सनिट। while wise men love truth, बुद्धिमान व्यक्ति सच को प्रेम करते हैं। while जबकि fools, यहां पे एस छूट गया है, fools सनिट, जबकि मूर्ख इससे जलते हैं, ठीक है। आगे देखिए आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। तो यहां पर मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज किया जाएगा और दोनों सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में हैं, तो नाइदर नार का यूज किया जाएगा। ना तो मैं लखनऊ गया, ना तो मेरा भाई लखनऊ गया। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर। अब देखिए सेंटेंस देखिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म,
डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और आपको पता है कि नाइदर नार जो ये वर्ड होते हैं ये निगेटिव सेंटेंस में पाए जाते हैं, ये सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। तो एक बार जब नाइदर नार का यूज हो चुका है, सेंटेंस निगेटिव हो चुका है, तो अब बाद में सेंटेंस को निगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आप इसी टेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, कर्ता चाहे सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल हो, मैटर ये नहीं करता है, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आता है। तो आपको पता है कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो वही आपको लिखना है यहाँ पे, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर। उसके बाद लिखेंगे वेंट टू लखनऊ, वेंट टू लखनऊ। तो इस तरीके से हो जाएगा, नाइदर आई नॉर माई वेंट नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं ना तो मेरा भाई लखनऊ गया। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार असफल हुआ। ही गेव अप, उसने त्याग दिया, गेव अप मतलब होता है त्याग दिया या छोड़ दिया। ही स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लड़का कई बार फेल हुआ, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसका रीजन क्या है? लड़के का कई बार फेल होना, लड़के का कई बार फेल होना। तो मैंने बताया कि रीजन वाला सेंटेंस अगर पहले लिखा जाएगा तो सो से जोड़ दिया जाएगा, और रीजन वाला सेंटेंस अगर बाद में लिखा जाएगा तो फॉर कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। तो आपको लिखना क्या है? द बॉय उसके बाद फेल्ड मेनी टाइम्स, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स। सो लड़का कई बार फेल हुआ, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। ही गेव अप हिज स्टडीज। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको मैंने समझा दिया। उसके पहले टॉपिक भी बता दिया, टॉपिक को कायदे से आप समझ लीजिएगा, वीडियो को सही से वॉच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा टॉपिक को। जब टॉपिक आप कायदे से समझ लेंगे तो ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सेंटेंसेज हैं ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स।